हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स @प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर एडमिशन के लिए गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस की ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम लोग केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजंस हैं इसे हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इसके अंदर हम लोग पार्ट सी भी डिस्कस करेंगे जिसमें एडमिशन प्रोसीजर जो है केंद्रीय विद्यालय में किस तरह का होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हो सकते हैं, जिस भी तरीके से एडमिशन का प्रोसेस है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर दिए है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने पार्ट ए पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो को देख करके भी आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड जो रूल्स वगैरह हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन का। तो केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का जब एडमिशन होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन है जिसमें कुछ बच्चों का एडमिशन सबसे पहले किया जाता है। ऐसे कौन से बच्चे हैं, वन बाय वन एक ही करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो केवीएस एम्प्लॉई हैं, यानी कि जो कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर काम करते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन सबसे पहले यहाँ पे किया जाएगा। क्लास के जब एडमिशन होगा उसमें एडमिशन करते टाइम यहाँ पे उन्हें एक एडमिशन टेस्ट वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका एडमिशन होगा। अदरवाइज बाकी क्लासेस में क्या है, नॉर्मल प्रोसीजर है कि जो भी बच्चा अगर उनके पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उनका एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनकी डेथ ऑन ड्यूटी हो गई है तो उनके बच्चों का भी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के अंदर सबसे पहले एडमिशन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो है जिनके पेरेंट्स को परमवीर चक्र या महावीर चक्र या फिर वीर चक्र या फिर अशोक चक्र, कृति चक्र, शौर्य मेडल, सेना मेडल या फिर नौसेना मेडल या फिर वायुसेना मेडल, इस तरह की अगर अवार्ड किसी के पेरेंट्स को अगर मिला हुआ है, यानी कि वो रिसिपिएंट हैं इस तरह के अवार्ड के, तो उनके बच्चों का एडमिशन भी डायरेक्टली सबसे पहले किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के द्वारा कहीं मेरिटोरियस परफॉर्मेंस की गई है किसी फील्ड में, तो उन बच्चों का एडमिशन भी यहाँ पे सबसे पहले किया जाएगा। ऐसे वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने खेलो इंडिया गेम के अंदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन उन्होंने ग्रैब किया है, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन भी सबसे पहले किया जाएगा। या फिर उन्होंने स्कूल गेम्स के अंदर, जैसे SGFI गेम्स होते हैं, उसके अंदर कोई मेडल वगैरह उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन स्कोर किए, तो उन बच्चों का एडमिशन भी सबसे पहले किया जाएगा। साथ के साथ CBSE के जो एग्जाम है, जैसे 10th 12th में जैसे CBSE एग्जाम होता है, किसी बच्चे ने 10th में अच्छे मार्क्स लिए तो उन बच्चों का भी रैंक वगैरह उनकी आई है तो उनका एडमिशन भी पहले किया जाएगा। साथ के साथ नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी गेम में उन्होंने कोई पोजीशन सिक्योर की है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उन बच्चों का भी एडमिशन सबसे पहले किया जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसे स्काउट एंड गाइड के अंदर एक्टिविटी के अंदर उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, तो ऐसे बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्टली किया जाएगा। साथ के साथ कोई ऐसा बच्चा है जिसे नेशनल बाल भवन के द्वारा उन्हें बाल श्री का अवार्ड मिला हुआ है या फिर उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला हुआ है, तो ऐसे बच्चे का एडमिशन भी सबसे पहले किया जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने फाइन आर्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसे नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर उन्हें कला उत्सव विनर रह चुका है बच्चा, या फिर उसे नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई ऐसा प्राइज या रिकॉग्नाइज ये इंस्टीट्यूशन करती है, तो उन बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्टली किया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 में किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनके जो बच्चे हैं तो उन्हें भी यहाँ पर डायरेक्टली उनका एडमिशन दिया जाएगा। साथ के साथ उन बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप करने के लिए एक स्कीम भी है जिसके अंदर PM श्री स्कीम के अंदर उन्हें, यानी कि प्राइम मिनिस्टर केयर के द्वारा उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा एक स्कूल के अंदर। यानी कि एक स्कूल में अगर टोटल कैपेसिटी कितनी भी हो, जिसके अंदर 10 ऐसे बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी दी जा सकती है, और साथ के साथ एक क्लास के अंदर मैक्सिमम ये जो फैसिलिटी दी जाएगी वो 2 बच्चों की दी जाएगी। यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 के अंदर, तो उन बच्चों का एडमिशन डायरेक्टली इस केंद्रीय विद्यालय में किया जा सकता है। और बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक केंद्रीय विद्यालय के अंदर मैक्सिमम 10 ऐसे बच्चों का एडमिशन हो सकता है, और एक सिंगल क्लासरूम के अंदर जो अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसमें मैक्सिमम 2 बच्चों का एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनका भी एडमिशन डायरेक्टली हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूल सेना के द्वारा, यानी कि सेना की जो यूनिट होती है, आर्म फोर्स वगैरह को जो रन करती है, उनकी जो यूनिट होती है उसके द्वारा अगर कोई स्कूल रन की जा रही है और उसके अंदर CBSE करिकुलम है, यानी कि NCERT
एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो होता है, सीबीएसई के द्वारा करिकुलम फॉलो किया जाता है। तो इस तरह के जो स्कूल हैं जो कि आर्म फोर्स के द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं, तो उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ करके केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहे तो उनका एडमिशन भी डायरेक्टली किया जाएगा। ये स्कूल हो सकते हैं आर्मी के द्वारा या एयरफोर्स के द्वारा या नेवी के द्वारा या फिर पैरा मिलिट्री के द्वारा या फिर असम राइफल वगैरह, ठीक है। तो इनके द्वारा जो भी स्कूल रन किए जाते हैं तो उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में डायरेक्ट होगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन बच्चों का जो घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर तक ही होगा, उससे ज़्यादा होने पर उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल प्रोविजन क्या क्या है। और ये जो प्रोविजन मैंने आपको डिफेंस से रिलेटेड जो बताया कि डिफेंस के रिलेटेड जो स्कूल चल रहे हैं और वो बच्चे अगर केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हैं, बस उसमें पेरेंट्स जो हैं अगर उनके डिफेंस में है तो इस कंडीशन में मिलेगा, यानी कि सन एंड डॉटर को तो फैसिलिटी मिलेगी इसके अंदर, लेकिन अगर कोई ग्रांड सन है या ग्रांड डॉटर है उन्हें ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ डॉटर और सन के लिए ये फैसिलिटी है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एडमिशन गाइडलाइन के पार्ट सी के बारे में, जिसमें प्रोसीजर फॉर एडमिशन के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 हर एक पैरा को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट पैरा है इसमें पब्लिसिटी के बारे में, यानी कि ये जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट जैसे हो रहा है तो रीजनल ऑफिस क्या करेगा कि एडमिशन प्रोसेस की पब्लिसिटी के लिए लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालेगा, ताकि बाकी जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि केंद्रीय विद्यालय में वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। साथ के साथ ये क्लैरिटी लोगों को मिल सके कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना जरूरी नहीं है पेरेंट्स का, बल्कि ये यहाँ पे सभी के लिए ओपन है, यानी कि कोई भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकता है। बट यहाँ पे सर्टन रिजर्वेशन या कुछ प्रोविजन है, उसको बस ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे SC ST OBC के अलावा चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले जो है बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं रिजर्वेशन के लिए, ताकि उन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सके। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग उन्हें ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पैरा, और सेकंड पैरा जो हमारे इस पार्ट सी एडमिशन गाइडलाइन के अंदर है वो रजिस्ट्रेशन का है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इस पैरा के अंदर क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर वैकेंसी नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाएगा। जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, बाकी जो रिमेनिंग क्लासेज हैं यानी कि क्लास 2 ऑनवर्ड जो एडमिशन प्रोसेस है ये ऑफलाइन होगा। अगर किसी स्कूल में क्लास 2 ऑनवर्ड कोई वैकेंसी नहीं होती है तो वहाँ पे क्लास 2 ऑनवर्ड बाकी जो क्लासेज हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाएगा। अगर स्कूल में वैकेंसी रहती है तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन कि किस क्लास में कितनी वैकेंसी है, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए सेकंड एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा स्कूल लेवल पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको एडमिशन से रिलेटेड पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लास 11 का जो एडमिशन होगा ये एडमिशन क्लास 10 के रिजल्ट के बाद आएगा, यानी कि जब भी क्लास 10 का रिजल्ट आएगा उस दिन से ही क्लास 11 के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे। और ये जो प्रोसेस है विद इन 30 डेज, यानी कि जिस डेट पर रिजल्ट आ रहा है क्लास 10 का उसके विद इन 30 डेज में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि क्लास 1 का जो एडमिशन है ये ऑनलाइन होगा, बाकी रिमेनिंग जो क्लासेस है वो सारी क्लासेस के लिए ऑफलाइन प्रोसेस है एडमिशन के लिए, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होगा। सिर्फ 1 क्लास के अंदर ही यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा या फिर बालवाटिका 1 के लिए, ठीक है। एज ए पेरेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन करवा रहे हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर, कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर पूरे होने चाहिए, फॉर्म को आपने कंप्लीट फिल किया हो। अगर फॉर्म कंप्लीट फिल नहीं है या फिर उसके अंदर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो इस केसेस में आपका जो एडमिशन है वो डिनाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करते हुए आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पैरा 3 के बारे में, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के टाइम पे। तो सबसे पहले एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यानी क्लास 1 में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपको स्कूल के पास ये प्रोवाइड आपको करना होगा। और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा ये आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी होगी या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा या फिर विलेज पंचायत होगा, वहाँ से आप ये बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे का बॉर्न हुआ है
तो वहाँ से भी आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ताकि यहाँ पे बच्चे की एज के बारे में वेरिफिकेशन की जा सके कि बच्चे की एडमिशन के लिए क्या एज है। क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, इसके बिना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे SC ST OBC या फिर इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी के अंदर आपका बच्चा अगर आता है तो उस केस में आपको उससे रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। जैसे कोई बच्चा चाइल्ड विद स्पेशल नीड कैटेगरी के अंदर आता है तो उसके लिए सिविल सर्जन का यहाँ पे उसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, ताकि बच्चे जो 3% जो रिजर्वेशन उन बच्चों के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है इसका बेनिफिट वो उठा सके। साथ के साथ यहाँ पे पेरेंट्स का सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर कोई भी पेरेंट्स कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 4 के अंदर अगर आता है, या अगर केंद्रीय विद्यालय सिविल सेक्टर का और डिफेंस सेक्टर का है, और अगर कोई केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट के अंदर है या IHL कैटेगरी के अंदर केंद्रीय विद्यालय, तो वहाँ कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 5 तक के जो पेरेंट्स हैं जो सर्विस कैटेगरी है उन्हें अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, ताकि उनके सर्विस को वेरीफाई किया जा सके। साथ के साथ जो डिफेंस के जो एम्प्लॉई हैं उन्हें रिटायरमेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए भी उन्हें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि बच्चों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। इस पैरा के अंदर एक नोट भी मेंशन किया गया है कि किसके तहत एडमिशन नहीं भी हो सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी हो सकते हैं। देखिए, जब भी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि केंद्रीय विद्यालय में किसी बच्चे का एडमिशन होगा, बल्कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पेरेंट्स फिलफिल करते हैं तो इस केस में ही एडमिशन होगा। यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बच्चे को राइट टू एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है, बल्कि किसी सर्टन अगर फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो इस केस में जो बच्चों का जो एडमिशन फॉर्म आपने भरा है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। साथ के साथ अगर आप लोगों ने किसी तरह का रॉन्ग सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में भी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। क्लास 1 का जो एडमिशन होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। लेकिन क्लास 2 ऑनवर्ड बाकी जो क्लासेस हैं इन सब का एडमिशन ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इसके अलावा कैटेगरी 1, 2, 3 और कैटेगरी 4 के अंदर जो भी पेरेंट्स आते हैं उन्हें यह ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को यहाँ सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ प्रोवाइड करना होगा, ताकि उनकी सर्विस की वेरिफिकेशन की जा सके। अगर ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इस केस में भी एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं। बात करते हैं कुछ मेजर टर्म्स जो इस पॉलिसी के अंदर यूज होने वाले उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं जो बच्चे, या फिर जो बच्चे शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं, या फिर सोशली या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास जो आती है वो यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर आएंगे। साथ के साथ वो बच्चे जो कि स्पेशल नीड, जिनको अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आप कह सकते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं। इसके साथ साथ कुछ वीकर सेक्शन जो हैं उसके बारे में डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी में उसे किसे बताया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मिनिमम इनकम जो डिसाइड किया जाता है, उस इनकम से अगर किसी की एनुअल इनकम कम होती है किसी पेरेंट्स की, तो उस कंडीशन में उसे वीकर सेक्शन ग्रुप के अंदर उसे कवर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है नेबरहुड की डेफिनेशन के बारे में, कि नेबरहुड का मतलब यहाँ पे ये, अगर कोई जो सिटी के अंदर कोई स्कूल लोकेटेड है, सिटी के अंदर कोई बच्चा रहता है यानी अर्बन एरिया के अंदर रहता है, तो नेबरहुड की जो डेफिनेशन होगी वो 5 किलोमीटर होने वाली है। अगर जो स्कूल है और जो बच्चे जहाँ रहते हैं वो एरिया विलेज वाला एरिया है, यानी कि ये फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर, यानी कि मेजर सिटी या अर्बन एरिया के अंदर कवर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में जो केंद्रीय विद्यालय होगा उसके लिए 8 किलोमीटर का रेडियस डिसाइड किया जाएगा। यानी कि नेबरहुड की डेफिनेशन यहाँ पे 8 किलोमीटर होगी, सिटी के अंदर 5 किलोमीटर की होगी। अब बात करते हैं कि विद्यालय के अंदर जो कमेटी फॉर्म की जाएगी ऑफलाइन लॉटरी के लिए, उसके मेंबर के बारे में। तो देखिए, 5 मेंबर की कमेटी होगी जिसके अंदर जो सबसे पहले हेड जो होंगे वो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। इसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा एक टीचर को यहाँ नॉमिनेट किया जाएगा एज ए मेंबर। इसके अलावा जो स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके जो पेरेंट्स होंगे उन्हें भी यहाँ मेंबर बनाया जाएगा इस कमेटी का, जिसमें से 2 पेरेंट्स को यहाँ कंसीडर किया जा सकता है मेंबर, जिसमें से 1 मेंबर जो होगी वो फीमेल होनी मैंडेटरी है। साथ के साथ यहाँ पे VMC मेंबर भी यहाँ पे एज ए मेंबर कमेटी का एक मेंबर हो सकता है, जिसे नॉमिनेट किया जाएगा VMC के चेयरमैन के द्वारा, यानी कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा एक मेंबर को यहाँ नॉमिनेट किया जाएगा। इस तरह से 5 मेंबर की एडमिशन की एक कमेटी होगी, जिसमें अगर स्कूल चाहे तो एक मेंबर और भी ऐड कर सकता है। क्लास 9 से लेकर के क्लास
12th तक में किसी भी एक बच्चे को इसमें एडमिशन कमेटी का एक मेंबर बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्कूल के अंदर एडमिशन के बाद जो फ़ी के बारे में या फिर किसी अलग तरह के जो कंसेशन होते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉलो होता है, जिसके अंदर 25 सीट्स जो है रिजर्व है, यानी कि 40 में से 10 सीट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एडमिशन किया जाएगा। इन बच्चों की यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगने वाली है। इसके साथ साथ जो बच्चे क्लास 1 के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट में जिनका एडमिशन हो जाता है, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक उनकी कोई भी फीस यहाँ नहीं लगने वाली है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे पेरेंट्स जो है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसके लिए। और जो एड्रेस के रिगार्डिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि यह नेबरहुड की डेफिनेशन होगी। जो अर्बन एरिया है वहाँ पे ये 5 किलोमीटर है, और जो रूरल एरिया है तो वहाँ पे जो नेबरहुड की जो डेफिनेशन है वह 8 किलोमीटर का रेडियस होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फी और कंसेशन के बारे में पैरा 6 में बताया गया है। इसके अलावा एक बात और है लास्ट में, यहाँ पे 4th पॉइंट ये बताया गया है कि अगर कोई पेरेंट्स सर्विस के अंदर हैं और उन्हें फी रिइंबर्समेंट की फैसिलिटी मिलती है तो उसे आरटीई एक्ट के तहत उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो कंसेशन मिलता है उन्हें इस तरह का प्रोविजन नहीं है, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके का कंसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 7 पैरा में ये बताया गया है कि क्लास 2 से लेकर के क्लास 8 तक का जो एडमिशन किया जाएगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, और ऑफलाइन मोड में तभी होगा अगर स्कूल में सीट वैकेंट है। अगर सीट वैकेंट नहीं है तो इस कंडीशन में इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि डिपेंड करता है, अगर स्कूल के अंदर सीट वैकेंट रह जाती है क्लास 2 से लेकर क्लास 8 में, तब जाकर के ही ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और ये जो एडमिशन होगा वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट किया जाएगा। बाकी बालवाटिका 1 और क्लास 1 में जो एडमिशन है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है 8 पैरा में बोला गया कि क्लास 9th में एडमिशन किस तरह से होगा। क्लास 9th में एडमिशन के लिए एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और ये जो एडमिशन टेस्ट होगा ये टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। इस 100 मार्क्स में 5 सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी या सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट कवर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के 20 मार्क्स होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बेसिस पे जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बेसिस पे क्लास 9th में एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। बस यहाँ पे ये है कि मिनिमम क्राइटेरिया है कि 33% मार्क्स तो लाना मैंडेटरी है, लेकिन अगर वो बच्चा SC ST या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाली कैटेगरी के अंदर आता है तो उनके लिए ये 25% मार्क्स लेकर के आना मैंडेटरी होगा। इस बेसिस पे जो भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही क्लास 9 के बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में किया जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 11th में एडमिशन के बारे में कि क्लास 11th में केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन किस तरह से होगा। यहाँ पे क्लास में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी वो 50 से ऊपर नहीं जा सकती है। और इसके अलावा जो बच्चों का जब 11th में एडमिशन होगा इसमें बच्चे जो भी स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं उसके लिए पेरेंट्स का कंसेंट होना मैंडेटरी है। उसके बाद ही बच्चे को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे वो स्ट्रीम प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो 11th क्लास में जो एडमिशन है वो नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, नॉन केवी स्टूडेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी क्लास 10th किसी और स्कूल में कंप्लीट की है, अब वो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहता है केंद्रीय विद्यालय में, तो किस तरह से उनका एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है, अगर सीट रहती है तभी उनका एडमिशन होगा। यानी कि सबसे पहले केवी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवी से केंद्रीय विद्यालय से 10th पास आउट किया है, सबसे पहले उन बच्चों का एडमिशन होगा। उसके बाद अगर सीट रहती है तब जाकर के नॉन केवी स्टूडेंट्स का केंद्रीय विद्यालय में 11th क्लास में एडमिशन किया जाएगा। और उसके लिए मेरिट डिसाइड होगी कि जिसके मार्क्स, जैसे सपोज कर लीजिए 2 बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो कि जिन बच्चों का क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स है उस बच्चे का एडमिशन सबसे पहले किया जाएगा। लेकिन इस केस में कई बार ऐसा भी होता है कि मैथ्स में 2 बच्चों के मार्क्स एक जैसे हो गए, तो इस कंडीशन में जो उनके मैथ्स में मार्क्स और साइंस में दोनों के एग्रीगेट करके यानी टोटल करके जिसके भी मार्क्स ज़्यादा होगा उस बच्चे को एडमिशन सबसे पहले 11th क्लास में दिया जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है जहां साइंस और मैथ्स के टोटल करने के बाद भी बच्चों के मार्क्स टैली कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जिस बच्चे की एज ज़्यादा होगी उसका एडमिशन पहले किया जाएगा। क्लास 11th में एडमिशन के टाइम पे जो क्लास 11th की जो स्ट्रेंथ होगी वो 50 तक ही ली जा सकती है। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 11th की स्ट्रेंथ अगर 50 से अबव हो जाती है तो उस केस में जो भी केंद्रीय विद्यालय है वो जिस भी रीजन में कवर होता है उस रीजन की जो डेप्यूटी कमिश्नर है उसके साथ डिस्कशन करके इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी फिलहाल 50 रहेगी, मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। लेकिन ज़्यादा होने पे डीसी अगर अप्रूव करते हैं उस रीजन के तो ये इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है।
इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि क्लास 11th में एडमिशन लेते समय अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेना चाहता है लेकिन फिलहाल वो उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है और उसके बाद वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए क्लास 10th के एग्जाम को किसी एक सब्जेक्ट के या फिर पूरे सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा देता है और उसके बाद वो अच्छे मार्क्स स्कोर करता है तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में उसे उसकी चॉइस का जो भी स्ट्रीम है वो बच्चा ले सकता है। साथ के साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें क्लास 10th में उसकी सप्लीमेंट्री आई हुई है तो वो बच्चे जब उसके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे तब भी वो एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ कुछ बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं जो किसी स्टडी के अलावा जो अदर जो कोकुलर एक्टिविटी होती है उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उन बच्चों को मार्क्स में यहाँ कुछ कंसेशन भी दिया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं सबसे पहले हम स्पोर्ट्स और या गेम्स में कोई बच्चा अगर पार्टिसिपेट करता है SGFI गेम्स के अंदर और उसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे 6% जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे वहाँ पे इसे उस कंसेशन दिया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के पास NCC है और उसने A सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और साथ के साथ उसने रिपब्लिक डे परेड में या फिर PM रैली में पार्टिसिपेट किया है तो उसे भी 6% का यहाँ पे कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा स्काउट एंड गाइड लेके है और उसने राष्ट्रपति पुरस्कार जीता हुआ है तो उस बच्चे को भी यहाँ 6% मार्क्स में यहाँ कंसेशन दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कैटेगरी है जहाँ पे बच्चों को 4% मार्क्स का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा KVS के नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करता है या स्टेट गेम्स में यानी स्टेट लेवल पे किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है तो उन बच्चों को 4% मार्क्स का यहाँ कंसेशन दिया जा सकता है। साथ के साथ कोई बच्चा जिसने NCC का A सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और इसके अलावा वो बेस्ट कैडेट का अवार्ड उसे मिला हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पे तो ऐसे बच्चों को भी 4% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। या फिर स्काउट एंड गाइड में अगर बच्चे ने राज्य पुरस्कार कंप्लीट किया हुआ है या अवार्ड जीता हुआ है साथ के साथ उसे 7 प्रोफेंसी बैचेस या स्काउट एंड गाइड के उसने अचीव किए हुए तो ऐसे बच्चे को भी यहाँ पे 4% मार्क्स का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा 2% रिलैक्सेशन किन किन बच्चों को दिया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे ने केंद्रीय विद्यालय के रीजनल स्पोर्ट्स मीट में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है तो उस बच्चे को यहाँ 2% मार्क्स का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे ने NCC का A सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है तो उसे भी 2% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो तृतीय सोपान अगर स्काउट एंड गाइड का कोई बच्चा कंप्लीट करता है और इसके अलावा 5 प्रोफेंसिव बैचेस वो कलेक्ट करता है तो ऐसे बच्चों को भी यहाँ पे 2% का रिलैक्सेशन एग्रीगेट मार्क्स में दिया जाएगा। या फिर कोई बच्चा कोई एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिविटी एटलीस्ट 10 डेज की होनी चाहिए तो इस केस में भी उसे 2% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि क्लास 11th में एडमिशन के टाइम पे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी बच्चों को कंसेशन के रूप में दिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार थे ये। इसके अलावा कुछ बच्चे जो SC कैटेगरी के या ST कैटेगरी के, OBC कैटेगरी की या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी के तो इन बच्चों को भी एग्रीगेट मार्क्स में 4% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब वो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैक्सिमम कंसेशन होगा, कई बार क्या होता है बच्चे किसी कोकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ के साथ वो कास्ट कैटेगरी के अंदर भी कवर हो रहे हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेनिफिट यानी कि मैक्सिमम कंसेशन जो है 6% मार्क्स से ज़्यादा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, इसका पार्ट A जिसके अंदर मैंने वो सारी जानकारी आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं मालूम कि केंद्रीय विद्यालय का शेड्यूल क्या है, डेट क्या है, किस डेट पे कौन सा काम होना है तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख करके भी आप पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।